इसमें हम फर्स्ट सब्जेक्ट जो पढ़ेंगे वो है नेचुरल हेल्थ सिस्टम एंड पब्लिक हेल्थ। उसको हम स्टार्ट करेंगे। जी पवित्रा जी, आपने हैंड रेज कर रखा है। आप प्लीज अपना कैमरा और माइक ऑन कीजिए। हाँ, बाकी के लोग भी प्लीज अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। नमस्ते मैम। मैं नमस्कार। कविता कविता रावत हूँ देहरादून से। जी। और अभी मैं योगा की प्रैक्टिस कर रही हूँ। ओके, बहुत अच्छा। थैंक यू। नेक्स्ट आप भी दीजिए अपना। पवित्रा जी, आपने हैंड रेज भी कर रखा है, प्लीज वीडियो ऑन कीजिए और अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। शायद आपको कोई नेटवर्क इश्यू है। ओके, अच्छा चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जो भी है यहाँ पे उन सबका इंट्रोडक्शन हो चुका है, मैं भी अपना इंट्रोडक्शन दे चुकी हूँ। फिर से एक बार ऋषिकुल योगपीठ की तरफ से आप सभी नए स्टूडेंट्स का हमारे कोर्स में स्वागत है। अच्छे से पढ़िए और इसको रोजमर्रा अपनी जिंदगी के अंदर यूज कीजिए नेचुरोपैथी को, क्योंकि नेचुरोपैथी एक ऐसी विधा है जो नेचुरली हमको हील करती है, जिससे हम नेचर की चीजों को ही यूज करके अपने आप को स्वस्थ रखना सीखते हैं कि किस तरीके से हम अपनी ऋतुचर्या, अपनी दिनचर्या, हमारे आचार विचार, हमारे जो खान पान है, हमारी जो क्रियाएं हैं, उन सबको नेचुरली ठीक रख के हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। यही नेचुरोपैथी हमें सिखाता है कि किस तरह हम पानी से, मिट्टी से, आग से, धूप से, जो सन की धूप की रोशनी है, इससे हम और हवा से हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। किस किस तरीके से हम डाइट हमारे जीवन के अंदर जो हम खाना पीना खा रहे हैं वो हमारे जीवन के अंदर कितना यूजफुल है, किस तरीके से हम उस चीज से भी अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे अपने इस नेचुरोपैथी के कोर्स के अंदर। तो ये हमारा डीएनवाईएस का कोर्स है, जो कि 3 साल का है और आप इसमें फर्स्ट ईयर के अंदर आपका बैच बना है। हम आपको इन सारी चीजों से अवगत कराएंगे और धीरे धीरे आप सीख पाओगे कि आप अपने नेचुरली अपने जीवन के अंदर, अपने लाइफ के अंदर कैसे इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो और कैसे अपने परिवार को, अपने आसपास के लोगों को इस चीज से स्वस्थ रख सकते हो नेचुरोपैथी के थ्रू। इसको आप एज ए कैरियर भी यूज कर सकते हो और किस तरीके से आप बड़ा इजीली इसे देखेंगे ना तो बहुत ही इजी, मतलब बहुत सरल है ये। कोई इसमें कोई कठिनाई नहीं है, बस जनरल की रोजमर्रा की बातें हैं। जो ज्ञान है हमारा, ये बहुत प्राचीनतम ज्ञान है। नेचुरली हम किस तरीके से इन सब चीजों से अपने आप को क्योर करें, अपने देखिए प्रिवेंटेशन तो सबसे बेटर होती है, मेडिसिन से भी बेटर होती है। कि आप बीमार हो उससे पहले अच्छा है कि आप इन सब चीजों को नेचुरल, जो हमारा फिनोमिना है, जो हमारे ऋषि मुनि कह गए हैं, जो हमारे ये संहिता में लिखा हुआ है, हम उन सब चीजों को फॉलो करें और अपनी दिनचर्या को एकदम रेगुलर बनाएं कि किस टाइम पे सोना है, किस टाइम पे उठना है, ऋतु के अनुसार हमें क्या भोजन करना चाहिए, हमें क्या नहीं खाना चाहिए, हमें किस तरीके के आचार विचार रखने चाहिए। हर चीज से हमें पता चल, हम अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं, है ना। तो ये ही सारी चीजें नेचुरोपैथी में बताई गई हैं। अब आप अपने जीवन के अंदर, खुद के जीवन के अंदर धारण कीजिए और अपने जो परिवार वाले हैं उनको भी आप इन सब चीजों को बता के, उनको ये ज्ञान देके उनको भी नेचुरली स्वस्थ रख सकते हो और आने वाली बड़ी से बड़ी बीमारियों को बचा सकते हैं। हाँ, ऐसा हो सकता है कि ऋतु के अनुसार, जैसे ही मौसम, कोई क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो उसके अनुसार कोई आपको थोड़ी बहुत बीमारी हो या कुछ चेंज आए सीजनल चेंज के कारण। बट आप जब जानेंगे कि नेचुरोपैथी में इसको क्योर कैसे करा जा सकता है, किस चीज को केवल चेंज करना है आपको और आपको दवाई खाने की जरूरत नहीं है और आप ठीक हो जाएंगे नेचुरली। किस तरीके से प्रकृति ही हमारी दवा है, किस तरीके से नेचर ही हमको क्योर कर देती, क्योंकि हीलिंग प्रॉपर्टी तो हम सबकी बॉडी के अंदर होती ही है, हम उसे यूज नहीं कर पाते हैं। तो बस हमें वो ही चीज देखना है कि हम किस तरीके से उसको यूज करें, हम सीखें इस विधा को
और अपने जीवन के अंदर उसको धारण करें और अपने लोगों को और अपना खुद का और अपने आसपास का, अपने समाज का हम भला कर सकें। यही चीज हम इस नेचुरोपैथी में सीखेंगे और सबको साथ लेकर के, सबको सिखाते हुए और खुद सीखते हुए आप लोग इसमें आगे बढ़ें। कुछ भी जो चीज आपको समझ में ना आए, लास्ट में हम क्वेश्चन आंसर रखते हैं, आप वहां पे पूछ सकते हैं आराम से, हैंड रेज करके अपना माइक ऑन करके आप पूछ सकते हैं कि आपको क्या कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप वहां पूछ लीजिए। ठीक है, हम जो आज स्टार्टिंग करेंगे वो हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट है और वो है नेचुरल हेल्थ सिस्टम एंड पब्लिक हेल्थ। तो हम कैसे नेचुरल हेल्थ सिस्टम के अंदर क्या क्या चीजें पढ़ेंगे, पब्लिक हेल्थ में क्या क्या चीजें पढ़ेंगे, ये हमारा आज का कोर्स क्या क्या है, ये मैं आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ। जैसे जो हमारा ये फर्स्ट पेपर है नेचुरल हेल्थ सिस्टम एंड पब्लिक हेल्थ, इसमें हम पढ़ेंगे रोगों से बचाव के उद्देश्य एवं मूलभूत सिस्टम क्या है, रोगों से बचाव का क्या उद्देश्य है, मूलभूत पूरा पूरा इसका सिस्टम कैसे काम करता है, शारीरिक मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य का विकास। अब देखिए, केवल शारीरिक स्वास्थ्य ही स्वास्थ्य नहीं है, कई तरीके के स्वास्थ्य होते हैं हमारे, क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य भी स्वास्थ्य है, आध्यात्मिक स्वास्थ्य भी स्वास्थ्य है हमारा, है ना। तो सोशल भी हम किस तरीके से स्वस्थ हैं, ये सारी चीजें इसके अंदर आती है। तो हम इसको भी टॉपिक को अपने इस कोर्स के अंदर लेके चलेंगे, आप लोग पढ़ेंगे इसमें। स्वास्थ्य के प्रकार कितने होते हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य योजनाएं क्या क्या हैं, स्वास्थ्य के प्रति दिनचर्या और ऋतुचर्या क्या है, कैसे आप उसको फॉलो करके नेचुरली अपने लाइफ स्टाइल के अंदर डाल करके और आजीवन स्वस्थ रह सकते हैं और एक अच्छी एज बिना बीमार हुए जी सकते हैं, एक स्वस्थ जीवन, है ना। आहार संबंधी स्वास्थ्य नियम क्या है, पर्यावरण आरोग्य विज्ञान एवं जल आपूर्ति, व्यक्तिगत आरोग्य नियम, बड़ी आंत का स्वास्थ्य नियम, विश्राम नींद एवं खाने पीने संबंधी स्वास्थ्य प्रणाली, व्यक्तिगत साफ सफाई एवं सूर्य ज्ञान, सूर्य स्नान, स्वास्थ्य नाशक आदतें, पान, धूम्रपान, चाय, कॉफी, शराब, मतलब इस तरीके की जो भी चीजें हम यूज करते हैं जिससे हमारे स्वास्थ्य का नाश होता है, और इस तरीके की हैबिट्स जो कि हमें सचमुच में एकदम से छोड़ देनी चाहिए। इन सब चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे। ये हमारा पूरा का पूरा इसका कोर्स है और इसको हम आगे बढ़ाते जाएंगे, एक एक करके हम पढ़ते जाएंगे। जो भी आपको नहीं समझ में आता है प्लीज क्वेश्चंस पूछिए, मुझे भी अच्छा लगेगा पढ़ाने में। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं आज अपना फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम इसमें। आप सभी के पास पीडीएफ पहुंच गई होंगी, प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, अगर आपने नहीं निकलवाई है तो अब निकलवा लीजिएगा, ताकि हम जब डेली पढ़ेंगे तो आपके हाथ में आपके प्रिंट आउट्स हों, ताकि आप अच्छे से पढ़ सकें। ठीक है, फर्स्ट हमारा जो टॉपिक है जिसे आज हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है रोगों से बचाव के उद्देश्य एवं मूलभूत सिस्टम। जो हमारी प्राकृतिक चिकित्सा है, क्या है प्राकृतिक चिकित्सा ये, ठीक है, प्रकृति के द्वारा हमारे को जो स्वास्थ्य प्रदान करने की क्रिया है, कि प्रकृति किस प्रकार से हमको स्वास्थ्य प्रदान करती है। केवल हमें प्रकृति के नियमों पे चलना है, केवल हमें प्रकृति को फॉलो करना है और धीरे धीरे हम अपने आप ही स्वतः ही स्वस्थ होते जाते हैं, है ना। नेचुरोपैथी एक बहुत डीप सब्जेक्ट है अगर कहा जाए तो। आप इसमें जितना अंदर घुसते जाएंगे उतना आपको मजा आता जाएगा, उतनी आपकी नॉलेज बढ़ती जाएगी, उतना ही आपका ज्ञान बढ़ता जाएगा। आप जब जैसे जैसे फॉलो करते जाएंगे और जैसे जैसे आपको रिजल्ट्स मिलते जाएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा कि अरे हमने तो इसको बिना किसी मेडिसिन के नेचुरली ठीक कर लिया, अरे हमने तो इसे गर्म पानी से ठीक कर लिया, हमने इसे ठंडे पानी से ठीक कर लिया, हमने इसे मिट्टी के लेप से ठीक कर लिया। तो जब ये सारी चीजें आप करोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो हम आप जो नेचुरोपैथी है उसी के अंतर्गत हम रोगों के से बचाव के उद्देश्य को लेकर के आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आप सभी अपने पीडीएफ वगैरह ओपन कर लीजिए, हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, शरीर के किसी अंग उपांग की संरचना का बदल जाना या उसके कार्य करने की क्षमता में कमी आना रोग कहलाता है। अब हम पढ़ रहे हैं कि रोग क्या है, डिजीज एक्चुअली क्या होता है। रोग कुछ भी नहीं है कि किसी भी रीजन से कि उसकी संरचना चेंज हो रही है या उसके अंदर कोई इन्फेक्शन आ गया है, तो इन्फेक्शन से भी इन्फ्लामेशन वगैरह होती है, रेडनेस होती है, स्वेलन होती है। तो इससे क्या होता है, संरचना चेंज हो जाती है। संरचना तो चेंज हुई उसकी, और उसके अंदर उसकी कार्य करने की क्षमता में भी, प्रणाली में भी कमी आ जाती है। तो उसको जब हमारे कोई भी ऑर्गन या कोई भी शरीर का जगह जो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही है तो उसको हम कहते हैं रोग, एक बीमारी, कि ये चीज प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही है, इट मीन्स ये बीमारी है। ठीक है ना, वो है रोग कहलाता है। किंतु रोग की परिभाषा करना उतना ही कठिन भी है जितना स्वास्थ्य को परिभाषित करना। अब जैसे कि हम कहते हैं कि रोग को एक्चुअली आप नहीं कह सकते कि रोग किस रोग में क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है।
हर एक रोग की अलग अलग परिभाषा होती है ना, ऐसे स्वास्थ्य को भी परिभाषित करना बहुत कठिन है कि एक्चुअली स्वास्थ्य क्या है। किस चीज को आप स्वस्थ कह सकते हैं? कि आप बीमार नहीं हो रहे हैं उसी को स्वास्थ्य कह सकते हैं, या आप खुश हैं उसको स्वास्थ्य कह सकते हैं, या आप खुशी खुशी अपने जीवन को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं बिना किसी बीमारी के, बिना किसी तकलीफ के, बिना किसी टेंशन के, हर एक चीज के अंदर अच्छे से इन्वॉल्व होते हुए, तो यह वो स्वास्थ्य है। हमें ये चीज पूरी तरह से समझनी होगी कि ये सब चीजें क्या है। सन 1974 तक विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा दी गई स्वास्थ्य की परिभाषा यह थी। अब क्या दी गई है विश्व संगठन के द्वारा इसकी परिभाषा, ये सुनिए आप। शारीरिक, मानसिक और सामाजिक तौर पर पूर्ण तरह ठीक होना ही स्वास्थ्य है। केवल रोगों की अनुपस्थिति को स्वास्थ्य नहीं कह सकते हैं। इनमें से किसी भी एक अवस्था के शिकार होने पर व्यक्ति को अस्वस्थ या बीमार माना जा सकता है। अभी देखिए, जैसा मैंने आपको समझाया कि केवल बीमार ना होना ही स्वास्थ्य नहीं है, कि आप केवल बीमार नहीं है इट मीन स्वास्थ्य नहीं। आप मानसिक भी, आप शारीरिक भी, आप सामाजिक तौर पे भी आप पूर्णतः ठीक होने चाहिए। कि आप समाज में अपना इन्वॉल्वमेंट फुली कर पा रहे हैं, क्या आपकी अपनी समाज की पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटीज निभा पा रहे हैं, क्या आप सचमुच में बिना किसी बीमारी के हंसी खुशी अपने पूरी बॉडी के सारे ऑर्गन्स को प्रॉपरली अच्छे से यूज करते हुए अपने शरीर की, अपने समाज की, अपने परिवार की, अपने आप की दिनचर्या को फॉलो कर पा रहे हैं क्या? ये अगर आप कर पा रहे हैं तो आप सचमुच में सही रूप से स्वस्थ है। नहीं तो केवल रोग नहीं होना ही स्वास्थ्य नहीं कहला सकता है। उसके लिए आपको मानसिक तौर पे भी स्वस्थ होना जरूरी है। मतलब आपको स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, खामखा की चिंताएं, भ्रम पैदा होना, या ऐसी कोई भी चीज की आपको किसी पे शक करना, ये शक करना भी तो एक बीमारी है ना? तो ये सारी चीजें भी हमारे स्वास्थ्य के अंतर्गत ही आती हैं। उससे अलग नहीं कर सकते हैं। अगर आप सामाजिक तौर पे अपनी सामाजिक क्रियाकलापों को नहीं कर पा रहे हैं, आप समाज में खुल करके एक्टिवेट नहीं हो पा रहे हैं, लोगों के साथ सोशली जुड़ नहीं पा रहे हैं, लोगों को समझ नहीं पा रहे हैं, लोगों के साथ इन्वॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, या अपनी सामाजिक रेस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी नहीं कर पा रहे हैं कि आपके समाज के लिए क्या उत्तरदायित्व है, अगर आप उनको पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो वो भी एक बीमारी है। ठीक है, उसे भी हम अस्वस्थता के अंदर ही लेंगे, वो व्यक्ति स्वस्थ नहीं कहलाएगा। इसलिए जो शारीरिक तौर पे, जो मानसिक तौर पे, और जो सामाजिक तौर पे, और जो स्पिरिचुअली तौर पे ही पूरी तरह से स्वस्थ है, उसको ही स्वस्थ व्यक्ति कहा जाएगा। यही स्वास्थ्य की एक्चुअल परिभाषा है। ठीक है, इनमें से किसी भी एक अवस्था में शिकार होने पर व्यक्ति को अस्वस्थ या बीमार ही माना जा सकता है। जैसा कि मैंने आपको समझा दिया कि अगर किसी भी तरीके से आप किसी भी एक चीज के अंदर नहीं है, या उससे कटे हुए हैं, या उस चीज को उसके कारण आपका शरीर या मानसिक तौर पे आप परेशान हैं, तो इट मीन्स आप बीमार ही हैं, आप ठीक नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम शारीरिक रोग की तरफ। शारीरिक रोग क्या है? अब हमने जो डेफिनेशन पढ़ी उसी के हम टॉपिक्स के उसी के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं आगे। शारीरिक रोग क्या? शारीरिक व चित्त की स्थिति के कारण संतप्त व्यक्ति को दर्द, दुष्क्रिया, तनाव की अनुभूति होती है, या जिनके संपर्क में आने पर व्यक्ति बीमारी का शिकार हो सकता है। अब शरीर या चित्त की कोई भी ऐसी स्थिति जिसके कारण आपको कोई पेन महसूस हो रहा है, कोई दर्द महसूस हो रहा है, कोई दुष्क्रिया महसूस हो रही है, तनाव की अनुभूति हो रही है, तो या फिर उसके संपर्क में आने पे तो व्यक्ति बीमार हो जाएगा। कि किसी तरह के टेंशन के संपर्क में आया तो वो बीमार हो जाएगा, मेंटली ज्यादा स्ट्रेस लेगा तो बीमार हो जाएगा, या आपके कहीं कोई चोट लग गई, या आपको किसी तरीके की पेन हो रहा है, बॉडी के अंदर से कहीं पे किसी चीज की कमी आ गई है, या प्रॉपरली वो वर्क नहीं कर रहा, तो कोई पेन है, तो वो भी शारीरिक रोग के अंतर्गत हमारा आता है। कभी कभी व्यापक रूप से इस शब्द का प्रयोग चोट, विकलांगता, सिंड्रोम, संक्रमण, लक्षण, विचलक, व्यवहार और संरचना एवं कार्य की विशिष्ट विविधता के लिए किया जाता है। जो हम इसका व्यापक रूप से शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, जो शारीरिक शब्द का जो प्रयोग हो रहा है, वो इन्हीं सब चीज के लिए कि शरीर में क्या हो सकता है, चोट लग सकता है, विकलांगता आ सकती है जिससे आपके शरीर को एक रोग हो रहा है, किसी तरह का कोई सिंड्रोम आ गया है, कोई संक्रमण है, कोई इस तरह के लक्षण है कि ये वर्क प्रॉपरली नहीं कर रहा है। जैसे कि जुकाम होता है तो क्या लक्षण है, हमारे नोज बंद हो जाती है, रनिंग नोज, पानी बहने लग जाता है, आंखों से पानी आता है, बुखार जैसी फीलिंग होती है, अनवेल फील करते हैं। तो ये सारी चीजें किसके अंदर आ गई, उसके लक्षण के अंदर का, तो ये सारी चीजें लक्षणों में आएगी। विचलक व्यवहार मतलब आप अनईजी फील कर रहे हैं और आपका हर समय आपका मन
उद्वेलित है, अंदर से आप परेशान हैं, वो भी शारीरिक लक्षण के अंदर आ गया, हमारा शारीरिक रोग के अंदर आ गया। किसी तरह की संरचना में कोई हमारी बॉडी के अंदर चेंज आ गया है, तो उसको भी हम इसी के अंतर्गत लेंगे। और कार्य की विशिष्ट विविधता, अगर वो कार्य भी प्रॉपरली नहीं कर पा रहा है तो वो भी इसी के अंदर आएगा। जबकि अन्य संदर्भों में इन्हें विशेषणीय श्रेणियों में रखा जा सकता है। एक रोगजनक या संक्रामक एजेंट को एक जैविक एजेंट है। संक्रामक एजेंट एक जैविक एजेंट है जिसके कारण से परजीवी को रोग, परपोषी को रोग या बीमारी की संभावना होती है। यात्री वायरस एक ऐसा वायरस होता है जो किसी व्यक्ति के अंदर आसानी से फैल जाता है या बीमारी या रोग के कोई लक्षण दिखाई दिए बिना शरीर को संक्रमित कर देते हैं। अभी एक रोगजनक जो होता है, कोई भी रोग पैदा करना, रोगजनक क्या हो सकते हैं? बैक्टीरिया हो सकते हैं, आपके वायरस हो सकते हैं, फंगाई हो सकते हैं, प्रोटोजोआ हो सकते हैं, कोई भी चीज हो सकती है इनमें से जो कि आपके शरीर के अंदर एंटर कर जाती है बाय एनीथिंग, जैसे कि हवा के द्वारा या किसी पानी के द्वारा या और किसी भी चीज के द्वारा आपकी बॉडी के अंदर चली गई है, और वो जैविक एजेंट है। आपके शरीर के अंदर जाके क्या करता है? वो आपके शरीर के अंदर फैलता जाता है धीरे धीरे। कई बार तो अंदर एंटर होते हैं उसके लक्षण प्रकट हो जाते हैं, और कई बार क्या होता है कि एंटर होने के बाद भी कोई लक्षण नहीं होते हैं उसके, पर अंदर अंदर पूरी तरह से एक संक्रमण वो फैला देता है। जब वो फुली संक्रमण फैला देता है उसके बाद में वो बीमारी के लक्षण सामने आते हैं। भोजन से होने वाली बीमारी या भोजन विषाक्तता एक प्रकार की बीमारी है जो रोगजनक जीवाणु, जीव विष, विषाणु, प्रायोन या परजीवी से संदूषित भोजन के उपयोग के कारण हो सकता है। अब इसमें फूड पॉइजनिंग के बारे में बता दें कि फूड पॉइजनिंग है जो भोजन से होने वाली बीमारियां होती हैं। जो फूड पॉइजनिंग होती है, भोजन विषाक्तता एक प्रकार की बीमारी है जो उसके रोगजनक जीवाणु, जीव विष के कारण, उस जीव की जो विष है वो जैसे ही फैलता है तो पूरी तरह से वो विषाणु जब उसमें फैल जाएगा तो जो उससे संक्रमित जो भी भोजन होगा तो आप करेंगे तो आपको फूड पॉइजनिंग हो जाएगी। ये भी एक उपभोग के कारण, संदूषित भोजन के उपभोग के कारण ये वाली बीमारी होती है। अनुकूलनीय प्रतिक्रिया, अनुकूलनीय प्रतिक्रिया क्या है? विकासपरक चिकित्सा शास्त्र के अनुसार बहुत सी बीमारियां सीधे संक्रमण या शरीर की दुष्क्रिया के कारण नहीं होती हैं। बहुत सारी चीजें क्या होती हैं कि शरीर की जो कुछ बीमारियां होती हैं वो शरीर की क्रिया का ही दुष्प्रमाण नहीं होती हैं, और भी रीजंस के होते हैं जैसे कि, लेकिन ये शरीर द्वारा प्रदत्त एक प्रतिक्रिया है। हमारी बॉडी उसको एक रिएक्शन देती है, उसके कारण इस तरीके की बीमारियां आती हैं। मतलब वो कोई वो नहीं है कि बीमारी है सीधे इसको संक्रमण हो गया बीमारी नहीं। क्या होता है कि कोई और संक्रमण हो रहा है, हमारी बॉडी कोई और उसको रिएक्ट करके जब कुछ और बताती है, कि जैसे फीवर आना, फीवर आना खुद एक बीमारी नहीं है, हमारी बॉडी का एक रिएक्शन है। रिएक्शन हमारी बॉडी रिएक्ट करती है, कि हमारी बॉडी ने रिएक्ट किया कि हमारी बॉडी के अंदर कुछ अंदर प्रॉब्लम आ रही है। फीवर आ गया है, इट मीन्स आप चेकअप कराइए कि ये फीवर आया क्यों है। तो वो एक बॉडी का रिएक्शन है जो प्रतिक्रिया है उसके कारण। उदाहरण के लिए बुखार जीवाणु और विषाणु से सीधे नहीं होता है ना, अभी इसके बारे में मैंने आपको बताया, बल्कि शरीर प्रतिरक्षा के रूप में उसकी उपस्थिति पहचाने जाने के बाद आप देख लेंगे कि बुखार है तो किस रीजन से बुखार है, किस कारण से आपको बुखार आ रहा है। अपने आप को ठीक करने की कोशिश करता है और शरीर का तापमान बढ़ जाता है, हमारी बॉडी रिएक्ट करती है और हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिसको हम फीवर बोलते हैं कि हाँ ये में फीवर आ रहा है, इस कारण से हमें फीवर आ रहा है। विकासपरक दवा प्रतिक्रियाओं के सेट की पहचान कराता है जो कि रोग व्यवहार की दशा में बुखार को फैलने में मदद करते हैं। इनमें स्वास्थ्य को परिभाषित करने वाली बीमारियां जैसे आलस, हताशा, भूख का अभाव, उनींदापन, अत्यधिक पीड़ा और ध्यान केंद्रित करने में अक्षमता शामिल है। अब इसके अंदर जो बीमारी के अंदर जो सारी चीजें आने की, कि आलस हो जाएगा, आप अगर बीमार हो रहे हैं तो आपको मतलब आलस आलस लगेगा, आपकी बॉडी काम करने की इच्छा नहीं करेगी कि बस नहीं कुछ नहीं करना, थोड़ा रेस्ट करते हैं, हम लेटे ही रहते हैं, मतलब आलस खाता रहेगा, आपका शरीर आलसी हो जाएगा। हताशा रहेगी कि बस नहीं कुछ नहीं, जैसे नेगेटिव थॉट होते हैं ना, तो वो एक हताशा के अंदर आ गया कि नेगेटिवली हम थॉट रहे, अरे हाँ ठीक है हो ही नहीं रहा है कुछ, हम क्या करें, वो हताशा के अंदर आ गया। भूख का ना लगना, भूख का अभाव, कि आपको फीलिंग अच्छी नहीं हो रही है, आपको भूख भी नहीं लग रही है, आपका डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो रहा, तो डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो रहा तो आपको भूख नहीं लग रही है। उनींदापन, कि लग रहा है नींद आ रही है बट आपको नींद नहीं आ रही है, ये भी उसका एक लक्षण है। अत्यधिक पीड़ा, कहीं भी किसी भी बॉडी के पार्ट में अत्यधिक पीड़ा होना, मतलब बहुत ज्यादा दर्द होना जिसे आप सहन ही नहीं कर पा रहे, थोड़ा बहुत पेन है तो उसको हम सहन कर लेते हैं, पर जैसे ही वो पेन बढ़ने लग जाता है तो वो अत्यधिक पीड़ा के अंतर्गत
आ जाता है। और ध्यान ना केंद्रित करना, अब आप बीमार होते ना तो आप किसी भी चीज पे कभी भी ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं। ये तो फर्स्ट थिंग है कि फोकस आपका बिगड़ जाता है, क्योंकि आपका फोकस कहाँ जाता है, अपने पेन के ऊपर, कि हमारे को यहाँ दर्द है, या हमारे को फीवरिश फील हो रहा है, या हमारे बॉडी के अंदर पूरी बॉडी में एक है, मेरी बॉडी एक हो रही है, या कुछ भी हमें अनईजी फील हो रहा है ना, तो हमारा ध्यान उस जगह पे केंद्रित हो जाता है, बजाय कि किसी भी चीज को हम फोकस करने की कोशिश करेंगे तो भी हम उस वर्क को प्रॉपरली नहीं कर पाते हैं। तो ये ध्यान न केंद्रित कर पाना उसके अंदर आता है। बुखार सहित ये सभी मस्तिष्क की उपज हैं, जो कि शीर्ष पर रहकर संपूर्ण शरीर को नियंत्रित करता है। बुखार सहित ये सारी ही मस्तिष्क की उपज हैं, ठीक है। ये हमारा जो दिमाग होता है वो ही ब्रेन प्रॉपरली वर्क करता है, ये सारी चीजों को प्रोपोगेट करता है, ये चीज ये है, ये चीज ये है, और उसमें हमारे शरीर के साथ में ये हमारे दिमाग की उपज होती है कि इस चीज को वो क्रिएट कर देता है। और क्योंकि वो हमारे पूरी बॉडी के ऊपर क्यों नियंत्रण रखता है, दिमाग ही नियंत्रण रखता है ना, वही सारी चीजें करता है। अतः यह आवश्यक नहीं है कि हमेशा ये संक्रमण जैसे कि कुपोषण या गर्भावस्था के में देरी के दौरान कम बुखार वगैरह जो होते हैं का साथ नहीं देते, खासकर तब जब इनकी कीमत होती है जो इनके लाभ को महत्वपूर्ण साबित कर देती है। हमेशा ये संक्रमण का साथ नहीं देते, मतलब सारी चीजें जरूरी नहीं है कि संक्रमण के साथ में सारी चीजें हों, कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं भी होता है। इंसानों में एक महत्वपूर्ण कारक विश्वास है, जो लागत और लाभ निर्धारित करने वाले मस्तिष्क के स्वास्थ्य प्रबंधन प्रणाली को प्रभावित करता है। इंसान का जो एक महत्वपूर्ण कारक है विश्वास। अब ये विश्वास तो इतनी बड़ी चीज है ना कि अगर आप डॉक्टर के पास गए और आपके मन ने पहले ही डॉक्टर को देख के या उसके क्लिनिक को देख के या किसी और की बात, अगर आपको किसी ने कह दिया कि हमें तो इससे ठीक ही नहीं हुआ, अगर आपके माइंड ने ये बात मान ली कि इस डॉक्टर से हम ठीक नहीं हो सकते, तो हमें वो एक विश्वास हो जाएगा कि नहीं, ये ठीक नहीं कर सकता हमें। फिर तो वो कितनी भी अच्छी मेडिसिन दे, आपको कुछ भी लाके दे, तो आप ठीक नहीं हो सकते। पर अगर आप उस डॉक्टर के घर, डॉक्टर के क्लिनिक में गए या हॉस्पिटल में गए या कहीं भी गए, और आपको उसको देख के या उसके व्यवहार से या उसकी बातचीत से या उसके डायग्नोस करने के तरीके से ऐसा लगा कि ये डॉक्टर मुझे ठीक कर सकता है, तो वो अगर आपको पानी भी दे देगा ना तो आपको फायदा हो जाता है। तो ये हमारे दिमाग है, ये हमारा विश्वास है, जो हमारे मस्तिष्क के ऊपर भी हावी हो जाता है कि नहीं, ये हमारी बॉडी हमारी को ये चीज ठीक कर सकती है। यही चीज विश्वास इस नेचुरोपैथी में बहुत ज्यादा काम करती है, कि आपको विश्वास है कि हाँ, मिट्टी से मेरा उपचार हो सकता है तो हो जाएगा, आपको विश्वास है कि पानी से मेरा उपचार हो जाएगा तो हो जाएगा। नो डाउट कि मिट्टी और पानी के अंदर हीलिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, पर अगर आपको विश्वास नहीं है तो आज तक भी तो आप पानी को यूज करते आ रहे हैं, कोई आपके साथ में कोई मेडिसिनल ट्रीटमेंट तो नहीं हुआ। पर यही जब आप नेचुरोपैथी को पढ़ेंगे तो आपके मन के अंदर एक विश्वास डेवलप हो जाएगा कि नहीं, इस चीज से ये ट्रीटमेंट हो सकता है। तो दैट इज कॉल्ड विश्वास, जो कि हमारी इन सब चीजों को, जो मतलब की बातें हमारा दिमाग हमें बताता है, जो फायदे की बातें हमारा दिमाग हमें बताता है कि नहीं, इस चीज से ये फायदा और ये नफा और ये नुकसान, उस चीज को वो साइड करके वो विश्वास को बढ़ा देता है कि नहीं, इस चीज से ठीक हो सकता है। तो ये इस बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। स्वास्थ्य प्रबंधन प्रणाली, जब इसे कोई गलत जानकारी मिलती है तो प्लेसिबो की बीमारी में कमी को वास्तविक कारण के रूप में सुझाया जाता है। अब देखो कि स्वास्थ्य संबंधित जो हमारी प्रणाली है, जब इसे कोई गलत जानकारी मिलेगी, हमारी बॉडी की एक हीलिंग प्रॉपर्टी होती है, उसको कोई भी गलत जानकारी कौन दे रहा है, हमारा दिमाग, या फिर हम बाहर से कहीं से अडॉप्ट कर रहे हैं उन सब चीजों को, और वो उनको गलत जानकारी मिल रही है, तो फिर वो गलती काम करती है अंदर जाकर के। जैसा हम फीड करेंगे, जैसे हम चीजें देंगे उसको, वैसा ही वो आगे कार्य करेगी, ठीक है। मानसिक रूप पे आते हैं। मानसिक बीमारी क्या होती है? मानसिक बीमारी या भावनात्मक विकलांगता या संज्ञानात्मक शिथिलता, ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं कि आप समझ के भी चीजें नहीं समझ पा रहे हैं, या आप इतने स्ट्रेस्ड हैं, इतने टेंस्ड हैं, या इतनी चिंता ज्यादा करते हैं, या बिल्कुल ही उन सब चीजों को इग्नोर कर देते हैं। तो वो सब क्या डिफरेंस है इसके अंदर? ये चीजें हैं कि आपके मानसिक रूप से आप किस तरह बीमार हैं। जब आप बहुत चिंता करने लग जाते हैं, तो फिर ये एक पैटर्न हो जाता है कि सही भी चीज है तो आप बहुत चिंता कर रहे हैं, गलत भी चीज है तो आप बहुत चिंता कर रहे हैं, अननेसेसरी चिंता कर रहे हैं, ठीक है। वो धीरे धीरे करते करते क्या करेगा, आपका पेट खराब कर देगा, आपके गट्स में प्रॉब्लम आने लग जाएगी, आपको डाइजेशन नहीं रहेगा, आपकी नींद खराब करने लग जाएगा, वो आपको हेडेक होने लग जाएगी, आपके लंग्स प्रॉपरली आप
प्रॉपरली सांस नहीं ले पाओगे। डीप ब्रीथिंग के लिए आपसे कहेंगे ना, तो आप कहोगे सांस हमारी आधे में ही आके रुक जाती है, हम तो पूरी सांस ही नहीं ले पा रहे हैं। उसमें भी प्रॉब्लम आपको क्रिएट करेगा। आपके जो विचार हैं, आपके जो काम करने का तरीका है, मतलब थकी थकी बॉडी, सुस्त बॉडी और एकदम परेशान मन और शरीर, वो पूरा काम क्या है, ये मानसिक रोग, चिंताएं, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सारी चीजें इस तरीके से वर्क करती हैं। ये सब मानसिक रोग के अंदर आते हैं और ये सामान्य व्यापक स्तर है इसका, श्रेणी बिल्कुल। अब पहले तो क्या होता था कि कोई मानसिक बीमारी के बारे में बात ही नहीं करता था। मतलब मानसिक बीमारी मीन्स कि अगर पागलपन ही है तो वो मानसिक बीमारी नहीं। एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, ये सब क्या है, ये मानसिक बीमारी ही है कि आप इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, आप अपने एंगर को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, आप मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे, टाइम का मैनेजमेंट, लाइफ का मैनेजमेंट, सोने जगने का मैनेजमेंट, और फिर धीरे 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 आपकी लाइफ ड्यून हो रही है। तो फिर क्या हो रहा है, ये मानसिक रूप से बीमार होना हो रहा है। धीरे धीरे जब क्या होता है कि बार बार आपको स्ट्रेस, एंजाइटी, फिर आप डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं कि नहीं, ये तो काम मेरे से होगा ही नहीं, इसको तो मैं कर ही नहीं सकता, ये चीज तो बहुत बेकार है, हर समय उदासी रहना। क्योंकि जब आपके काम नहीं होंगे, जब आप प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाओगे, धीरे धीरे आप उदास रहने लग जाओगे, धीरे धीरे आपका चेहरा डाउन हो जाएगा, आप उन सब चीजों को प्रॉपरली सोच नहीं पाओगे, ब्रेन फॉगिंग होने लग जाएगी। तो ये सब चीजें हमारी मानसिक बीमारी के अंदर आती हैं कि हम मानसिक रूप से क्या दे रहे हैं अपने दिमाग को, क्या फीड कर रहे हैं अपनी बॉडी के अंदर, दिमाग के अंदर। तो वो ही चीजें हमें आगे उस तरीके से अस्थिर जो हमारा मानसिक रूप हो जाता है, भावनात्मक स्तर, कि हम अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस भी कर पा रहे हैं या नहीं। देखो, ओवर एक्सप्रेस करना भी गलत होता है और अंडर एक्सप्रेस करना भी गलत होता है, कि उनको सप्रेस नहीं करना है आपको। जो आप समझ रहे हैं, सोच रहे हैं, कुछ बुरा लगा, कह दीजिए, बोल लीजिए, बात कर लीजिए, बैठ के सुलझा लीजिए। अगर हम नहीं बोलते हैं, नहीं बात होने लग जाती हैं, जो कि आगे जाके प्रॉब्लम है नहीं। ये सब चीजें ना बहुत बड़ी होती हैं, छोटे स्तर पे स्टार्ट होती हैं, फिर आगे जाके बहुत बड़ी हो जाती हैं। ये छोटी छोटी सी चिंताएं, छोटी छोटी सी बातें अगर हमने हैबिट बना ली, तो हम फिर उसको, उसी पैटर्न को फॉलो करेंगे हमेशा। हम उसमें ही उलझ के रह जाएंगे। हम फिर ये नहीं देखेंगे कि इसका भी कोई समाधान है या कुछ नहीं। हम लगातार उस लूप के अंदर वर्क करते रहेंगे, एक अनलिमिटेड साइकिल चलती रहेगी जो चलती ही रहेगी। नहीं, उसको प्रॉपरली फॉलो कीजिए, देखिए कि किस तरीके से इसको क्या किया जा सकता है। तो इस चीज को हमें किस तरीके से अपने भावनात्मक जो आपकी अस्थिरता है उसको कैसे स्थिर करना चाहिए, अपने चित्त को कैसे स्थिर करना चाहिए, अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना चाहिए, किस तरीके से अपना काम आगे चलाना चाहिए, ये सारी चीजें हमारी मानसिक बीमारी के अंदर आती हैं, जिसमें भावनात्मक अस्थिरता, व्यावहारिक असंतुलन और संज्ञानात्मक शिथिलता आदि क्षति शामिल हो सकती है। अब ये जो है भावनात्मक अस्थिरता और व्यावहारिक असंतुलन, जैसे गुस्सा आ गया तो आपको कंट्रोल ही नहीं हुआ, आप अनलिमिटेड बोल रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी तोड़ रहे हैं, कुछ भी नुकसान कर रहे हैं, किसी के भी साथ कैसा भी गलत व्यवहार कर रहे हैं। तो ये किस में आ गया, व्यवहारिक असंतुलन के अंदर। भावनात्मक असंतुलन के अंदर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं ना, वो भावनात्मक के अंदर आ गया। विशिष्ट बीमारी के नाम से ज्ञात मानसिक बीमारियों में अत्यधिक हताशा, सामान्यकृत दुश्चिंता विकार, खंडित मानसिकता, ध्यान अभाव, अति सक्रियता विकार जैसे कुछ नाम शामिल हैं। अब ये सारी चीज आ गई जो मैंने आपको भी डिस्क्राइब करी कि क्या क्या चीजें इसके अंतर्गत आ रही हैं, उनके इन्होंने मेन नेम दे दिए कि ये इसके नाम है। मानसिक बीमारी जैविक बीमारी जैसे संरचनात्मक, रासायनिक और आनुवंशिक या मनोवैज्ञानिक जैसे मूल आघात या संघर्ष हो सकता है। ठीक है, यह किसी व्यक्ति के कार्य करने या विद्यालय जाने की क्षमता को प्रभावित करता है और रिश्तों में समस्या उत्पन्न करता है। अब ये तो है ही कि अगर मानसिक रूप से आप बीमार हो जाएंगे तो सचमुच में आपकी कार्य प्रणाली कम हो जाएगी, आप प्रॉपरली वर्क नहीं कर सकते, आप प्रॉपरली सोच नहीं सकते, अच्छे से जवाब नहीं दे सकते, आपका फोकस पावर जो है, आपकी जो ध्यान केंद्रित करने की क्षमता है वो रहेगी नहीं। कि आपको कुछ पढ़ाया जा रहा है, जैसे बच्चे हैं विद्यालय में जिनको अगर स्ट्रेस, डिप्रेशन हो गया, टेंशन हो गई, एंजाइटी हो गई उनको, तो वो प्रॉपरली फोकस कहाँ कर पाएंगे, फिर वो कैसे पढ़ेंगे, फिर तो उनके मार्क्स आएंगे नहीं ना। और विद्यालय जाने की फिर तो वो आज सुबह बीमारी का नाम लगा लेंगे, आज हमारे को बुखार है मम्मा, आज हमको सर में दर्द है, आज हमारे पेट में दर्द है, तो आप कुछ जान ही नहीं सकते हैं। वो एक 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 करके विद्यालय जाने वाली जो उनकी गतिविधियां उनको धीरे धीरे कम करते जाते हैं। ये भी चीजें हैं नोटिसेबल
कि आप इन चीजों को नोटिस कीजिए कि आपके बच्चे के व्यवहार के अंदर कहीं इतने ड्रास्टिकल चेंजेस तो नहीं आ रहे हैं एकदम से, कि वो वहां जाने से डर रहा है, घबरा रहा है या कुछ ऐसे कर रहा है। तो ये भी हमारी, इसके कारण इन सब जो क्रियाएं हैं इनमें भी असर पड़ता है। और जो बड़े लोग हैं, जो एडल्ट्स हैं, वो अपनी जो दिनचर्या है उनकी, उसको फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, या अपने काम की जो उन्होंने लिस्ट बना रखी है, या जो सोच रखा है कि मुझे ये फला फला काम करना है, इस तरह के, ऐसे इस जगह पे इस टाइम पहुंचना है, इस वर्क को प्रॉपरली करना है, उसे नहीं कर पाते हैं। और अपने रिश्तों में उनके रिश्ते भी आके बिगड़ते जाते हैं। अब देखिए, जब आप व्यावहारिक रूप से अपने आप को कंट्रोल नहीं रख पा रहे हैं, अपने आप को समझा नहीं पा रहे हैं, अपनी बॉडी को वो नहीं कर पा रहे हैं, कंट्रोल नहीं कर पा रहे, अपनी जिह्वा पे आपका कंट्रोल नहीं है, आपने बहुत कुछ उल्टा सीधा बोल दिया, तो रिश्ते तो बिगड़ेंगे ही ना एक्चुअली। ये भी एक रीजन हो जाता है उसका, कि आगे आकर के ये सारी चीजें, वो समस्याएं उत्पन्न होने लग जाती हैं रिश्ते में। जो समस्या है वो इसी कारण से अधिकतर आजकल आ भी रही हैं, कि कोई एक है जो अपने आप के ऊपर कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा, तो दूसरा कब तक उस चीज को कंट्रोल करेगा, है ना। तो रिश्ते आगे बिगड़ रहे हैं। मानसिक बीमारी के अन्य आनुवंशिक नामों में मानसिक विकार, मनोविकार, मनोवैज्ञानिक विकार, मनोविकृति, भावनात्मक विकलांगता, भावनात्मक समस्याएं या व्यावहारिक समस्याएं शामिल हैं। अब इसके इन्होंने प्रॉपरली नाम दे दिए कि क्या क्या है, आनुवंशिक नामों में क्या क्या चीज आ रही है, मानसिक विकार आ रहे हैं, मानसिक विकार कौन कौन से, मनोरोग कौन कौन से हैं, मनोवैज्ञानिक विकार क्या है, मनोविकृति क्या है, जो अंदर विकृति ही हो गई है बिल्कुल, भावनात्मक विकलांगता क्या है, भावनात्मक समस्याएं क्या है कि हाँ भावनात्मक रूप से कौन कौन सी समस्याएं हैं, और व्यावहारिक समस्या कौन कौन सी हैं, ये सारी चीजें शामिल होती हैं। ये सब कुछ मानसिक रोग के अंतर्गत आता है। पागलपन शब्द का तकनीकी रूप से कानूनी शब्द के रूप में प्रयोग किया जाता है कि जब कोई बहुत लेवल ही उसका जब बढ़ जाता है, बिल्कुल ही वो उसको ज्ञान किसी भी चीज का नहीं रहता ना, तो उस लेवल को पागलपन वाले लेवल मिल जाता है। वो तो बहुत ही बड़ा लेवल हो गया ये तो, पर आती ये इसी के अंदर है, ये भी चीज इसी के अंदर आती है। तो लोग इसीलिए आजकल तो फिर भी अवेयर हो गए हैं, और हेल्प की लिए बोलते हैं लोग। बाकी पहले तो ये सोचते थे कि अगर हम कहेंगे कि हमसे ये नहीं हो रहा है, ये नहीं हो पा रहा, या हमें टेंशन है, या हम सोच नहीं पा रहे, हमें परेशानी है, तो उसको लोग पागलपन लगा रहे, पागल है क्या, अगर मानसिक रूप पागल है क्या, ये मानसिक रोग है इसको। नहीं नहीं, मानसिक रोग केवल एक पागलपन ही नहीं होता है, बहुत सारी तरीके की चीजें उसके अंदर आती हैं, एक ही चीज नहीं आती है उसके अंदर। इसलिए सबको अवेयर रहना चाहिए इसके बारे में। मस्तिष्क क्षति या मानसिक कार्य में क्षति भी हो सकती है इससे। ये भी अलग अलग चीजें हैं ना, किसी तरीके से कोई चोट है या कोई लग गया है तो वो भी एक रीजन है। स्वास्थ्य के सामाजिक निर्धारक, स्वास्थ्य के सामाजिक निर्धारक क्या क्या हैं? स्वास्थ्य के सामाजिक निर्धारक लोगों के स्वास्थ्य का निर्धारण करने वाली सामाजिक स्थितियां हैं, निर्धारित करने वाली सामाजिक स्थितियां हैं। बीमारियां आमतौर पर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, पर्यावरणीय परिस्थिति से संबंधित होती हैं। जो भी बीमारियां होंगी आमतौर पे क्या होती हैं, या तो सामाजिक बीमारी होती है किसी भी तरीके से, या आर्थिक रूप से होती है, या फिर राजनीतिक है, या पर्यावरण की जो परिस्थिति है उसके कारण उत्पन्न कोई रोग है। स्वास्थ्य के सामाजिक निर्धारकों की पहचान कई स्वास्थ्य संगठनों जैसे पब्लिक हेल्थ एजेंसी ऑफ कनाडा और विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा सामूहिक और व्यक्तिगत को प्रभावित करने के लिए की गई थी। कि हम देखते हैं उससे कि उनके मानक कौन कौन से क्या क्या हैं और किस तरीके से इस पे वो बताते हैं चीजों के बारे में। रोगों के कारक क्या क्या हैं ये हम पढ़ लेते हैं। रोग उत्पन्न करने वाले कारकों को रोगजनक कहते हैं, पैथोजन बोला जाता है इनको। और ये क्या होते हैं? जीवाणु, विषाणु, वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगाई, ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। जैसे जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, कवक इत्यादि कुछ इत्यादि हैं। कुछ रोग आनुवांशिक कारणों से भी उत्पन्न होते हैं, आनुवांशिक हेरिडिटरी, जैसे कि हमारी पीढ़ी में कहीं किसी को कोई बीमारी है और वो जीन्स के द्वारा एक से दूसरे को स्थानांतरित जब होती है, हम तक पहुंचती है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, उसको आनुवांशिक रोग कहते हैं। ठीक है, तो वो आनुवांशिक कारण से भी ऐसी कई बीमारियां होती हैं जो हम तक पहुंच रही होती हैं। रोग कारक निम्नलिखित हैं, जैसे जैविक कारक। तो जैविक कारक कौन कौन से हैं इसमें हम पढ़ते हैं। विषाणु है, जीवाणु, कवक, माइक्रोप्लाज्मा, प्रोटोजोआ, हेलिमेंथीज और अन्य जीव, ये सारे किसमें आ गए? जैविक कारक के अंदर आ गए। और पौष्टिक तत्वों की कमी जिनसे होने वाले रोग, तो पौष्टिक तत्वों की कमी क्या क्या हो जाती है? जैसे प्रोटीन की कमी है, कार्बोहाइड्रेट की कमी है, वसा की कमी है, खनिज लवणों की कमी है, या विटामिन की कमी है, इन सब से भी
बीमारियां उत्पन्न होती हैं कि आपकी बॉडी के अंदर इनमें से कोई भी डेफिशिएंसी जैसे ही आती है तो आपको बीमारियां हो जाती हैं। भौतिक कारण कौन कौन से हैं कि भौतिक जो रीजन है हमारे बॉडी को जो इन्फ्लुएंस करते हैं और हमें किसी भी तरीके से बीमार कर सकते हैं, उसमें हमारी सर्दी है, गर्मी है, आर्द्रता है, बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी है, नमी जब बढ़ जाती है, दबाव है कि वो कैसा है हमारे ऊपर दबाव, विद्युतीय आघात है बिजली वगैरह से रिलेटेड, विकिरण और ध्वनि आदि के कारण कोई बीमारी होती है, तो ये सारे के सारे भौतिक कारकों के अंदर आ जाता है। जो यांत्रिक कारक हैं, जो अधिक समय तक संघर्षण, किसी भी चीज से चोट लगना, अस्थि टूटना, ये सारी चीजें क्या आ जाती है, यांत्रिक कारण के अंदर, किसी भी तरीके का एक्सीडेंटल कॉजेज इसके अंदर आते हैं। रासायनिक कारक क्या होते हैं कि रासायनिक यूरिया या यूरिक अम्ल, रासायनिक प्रदूषक वगैरह जैसी चीजें, पारा, शीशा, ओजोन, कैडमियम, निकल, कोबाल्ट और आर्सेनिक वगैरह, इनसे रिलेटेड कोई भी चीज अगर हमारी बॉडी में एंटर करती है बाय एनीथिंग, किसी भी चीज के थ्रू जो पहुंचती है बॉडी में, तो वो किसी न किसी तरीके से हमारे बॉडी को नुकसान पहुंचाती है। तो उससे जो रोग उत्पन्न होते हैं ये इसके अंदर आते हैं, रासायनिक कारक के अंतर्गत वो रोग आते हैं। पदार्थों की अधिकता, अधिक भोजन खाने से, सही बात है कि अगर बहुत ज्यादा आपने खा लिया तो भी तो डिजीज हो जाता है, अपच हो जाती है ना, वो भी बीमारी है। तो उसके कारण भी किसी भी चीज को अधिक खाने से कोई प्रॉब्लम हो सकती है, वो बीमारी के अंतर्गत आ जाता है। हार्मोन्स की अधिक स्त्राव होना या हार्मोन्स का कम स्त्राव होना, ये भी एक कारण होता है कि कोई भी हार्मोन अगर डिक्रीज हो गया या फिर बहुत ज्यादा स्त्रावित हो रहा है तो वो भी आपके एक रोगों का कारण हो जाए। जबकि आजकल हार्मोनल डिजीज बहुत ज्यादा चल रहे हैं कि कोई भी हार्मोन या तो बहुत कम हो गया है या फिर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया है, तो उससे बीमारियां हो जाती हैं। प्रदूषकों की अधिकता से भी रोग उत्पन्न होते हैं। अब जैसे आप देख ही रहे हो कि आजकल कितना पॉल्यूशन बढ़ गया है, दिल्ली एनसीआर में तो जैसे बहुत ही ज्यादा पॉल्यूशन है, ऐसा लगता है जैसे हर समय फॉग जमी हुई है, धुंध जैसा माहौल है। तो जब ये इतने प्रदूषण के अंदर लोग जाते हैं तो अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, सांस से रिलेटेड बीमारियां, साइनस, जुकाम, खांसी, आंखों में जलन होना, सर में दर्द होना, ये सब उसके कारण थे, ये प्रदूषकों के कारण होने वाली बीमारियां। ठीक है, तो ये सब क्या है, पदार्थों की अधिकता से होने वाली। अब इसमें भी तो क्या हुआ, पॉल्यूशन के अंदर बहुत ज्यादा ये तरह तरह की गैसेस और इन सब से पॉल्यूशन लेवल बढ़ गया, तो उस पॉल्यूशन लेवल के बढ़ने के कारण आपको कई तरह की बीमारियां हो रही, आंखों में जलन हो रही है, सर में दर्द हो रहा है, स्किन पे रैशेज हो रहे हैं, स्किन से रिलेटेड बीमारियां हो रही है, सांस से रिलेटेड बीमारियां हो रही हैं, है ना। तो ये सब उसकी अधिकता से, किसी भी पदार्थ की अधिकता से होने वाली बीमारी के अंतर्गत आता है। अब है रोगों का वर्गीकरण। अब हमने देख लिया कि किसके कारक, जो रोग के कारक कौन कौन से हैं, मेन हमने वो पढ़ लिए। जैविक कारक हो गए, पौष्टिक तत्वों की कमी वाला कारक हो गया, भौतिक कारक हो गया, यांत्रिक कारक हो गया, रासायनिक कारक हो गया, और पदार्थों की अधिकता वाला कारक हो गया, है ना। ये सब तो हो गए कारक। अब आया हमारा रोगों का वर्गीकरण कि हम रोगों का वर्गीकरण किस किस तरह से करते हैं। तो रोगों के वर्गीकरण कारकों के आधार पर दो प्रकार के रोगों के बारे में बताया जा रहा है यहाँ पे, जैविक, जीवाणु से होने वाले रोग, और अजैविक, यहाँ पे जो हम फर्स्ट अपना ये कर रहे हैं वर्गीकरण। तो इसमें क्या है, जैविक रोग कारक क्या है, कवक वगैरह जैसे फंगस, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, ये सब क्या आ गए, ये जैविक कारक के अंदर आ गए हमारे। और अजैविक कारक जिसके अंदर ताप, गर्मी, सर्दी, नमी, आर्द्रता, दबाव वगैरह जो चीजें आ गई, वो अजैविक कारक आ गए। अब इससे रिलेटेड जो हमारा रोगी का वर्गीकरण है, जो रोग है उसके बारे में हम आगे इसको पढ़ेंगे, ठीक है ना। आज इतना ही करते हैं, 5:50 हो गए हैं, हमारा टाइम भी ओवर रहा है। किसी को कुछ भी पूछना है तो पूछ लीजिए। कल हम पढ़ेंगे अपने रोगों के बारे में, जो हमने अभी तो कर लिया इसका वर्गीकरण, उसके बाद में हम आगे पढ़ेंगे। आज हमने स्वास्थ्य की परिभाषा पढ़ी, रोग क्या होते हैं वो पढ़ लिया, सामाजिक, मानसिक और शारीरिक के बारे में पढ़ लिया, वर्गीकरण पढ़ लिया, और रोगों के जो कारक मेन है वो पढ़ लिया। अब किसी को इसके बारे में कुछ भी पूछना है तो वो मेरे से पूछ लो, क्योंकि 10 मिनट बस रह गए हैं। और कल से ना सब लोग ऐसा करिएगा, जैसे हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, कल नहीं होगी, जैसे परसों होगी, तो आप लोग थोड़ा सा पहले से पढ़िए, ताकि आपको समझ में आए कि क्या पढ़ाया जा रहा है। फिर उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा तो तुरंत आप नोट डाउन कर लीजिए, लास्ट में पूछ लीजिए कि हाँ ये क्वेश्चन है, ये हमें समझ में नहीं आया, इस चीज से रिलेटेड क्या है इसका, तो उसका मैं आपको जवाब दे दूंगी। नहीं तो बाद में भी समझ में आता था, आप ग्रुप वगैरह में भी डाल सकते हो, आपके क्वेश्चन का आंसर जरूर दिया जाएगा, क्वेरी आपकी कोई सॉल्व होगी। इतने सब में अगर कुछ नहीं समझ में आया है, कोई भी ऐसी चीजें जो समझ में नहीं आई है, तो आप मेरे को पूछ लो। मैम, अनुकूलन या प्रतिक्रिया का जो बुखार सहित के नीचे जो लिखा है उसको थोड़ा फिर से समझा देना।
अनुकूलनीय प्रतिक्रिया। फीवर वाले में बुखार मैम नीचे है जो बुखार सहित ये सभी हाँ, बुखार से ये सभी हताशा। मस्तिष्क के हाँ ऊपर हाँ है वो है ना। हाँ तो ये जी बुखार से मैम। ही जो अनींदापन है, अत्यधिक पीड़ा, जो है दर्द तो हो ही रहा है ना, पर ध्यान केंद्रित नहीं हो पाना है, हताशा है। अब हताशा तो हमारे दिमाग की उपज है ना। ये वाली चीजें हैं कि आलस है, हताशा। अब आप जितना आलस करे पड़े रहोगे, आपके दर्द तो हो रहा है थोड़ा बहुत, तो देखो होता ही है। फीवर है या कोई भी चीज है तो हाँ पेन है, मैं मान रही हूँ कि ऐसा नहीं होता कि पेन नहीं है। बट जितना ज्यादा आप उस पेन को मानोगे, वो उतना ही ज्यादा आपके ऊपर हावी होता जाता है ना। तो वही है कि ये सारी चीजें इन्होंने ये बोली है कि ये सारे हमारे मस्तिष्क के ऊपर है। जो मस्तिष्क क्या है, हमारा ब्रेन ब्रेन क्या है, कंट्रोलर है हमारी पूरी बॉडी का। तो हम जैसे सिग्नल्स ब्रेन को देंगे और ब्रेन को जैसे समझाएंगे, ब्रेन को कौन समझाता है, हम ही तो समझाते हैं, हमारा मन ही तो समझाता है। मन कह देता है नहीं उठना नहीं है, आप तो थोड़ा आज मेरे को दर्द है, आज मुझे रेस्ट करना है, तो आप फुल डे रेस्ट करोगे, पड़े रहोगे आलस के अंदर। पर अगर आप कहोगे कि नहीं थोड़ा दर्द तो है, ऐसा करते हैं पानी से सिकाई करते हैं, या फिर हम गर्म बॉटल से हॉट बॉटल लेकर के अपनी सिकाई करते हैं, या फिर हम थोड़ी सी मालिश करते हैं, फिर हम थोड़ा चल के देखते हैं, थोड़ा अच्छा फील होगा। तो अगर आप ऐसा करेंगे, गर्म पानी से नहाएंगे, चलेंगे, थोड़ा सा ऐसा करेंगे, तो आप अपने ब्रेन को एक सिग्नल देंगे कि नहीं ये जो हमारी चीज है ना, ये हमारे दिमाग की थोड़ी उपज भी है, तो उसको हम कंट्रोल कर लेंगे वहीं पे। तो ये ब्रेन के बारे में यहाँ पे कह रहे हैं कि ये मस्तिष्क की उपज है, तो जो शरीर के शीर्ष पर रहकर संपूर्ण शरीर को नियंत्रण करता है। तो ये हमारा शरीर का शीर्ष तो है हमारा दिमाग, हमारे शरीर के पूरी हमारी बॉडी के ऊपर हमारा दिमाग होता है, ये फुल बॉडी को कंट्रोल करता है। तो उसको हमें कैसे कंट्रोल करना, उसको हमें कैसे समझाना है कि ये शरीर की उपज है कि भाई आपको आलस हो रहा है, आप पड़े हो, दर्द है, ठीक है। पर अगर उस दर्द को आप कंट्रोल करने के लिए कुछ करते हो, कोई भी ऐसा काम करते हो, आप शरीर को थोड़ा सा उठाते हो, थोड़ा उसकी सिकाई करते हो, थोड़ा मालिश करते हो, थोड़ा उसको हवा में अच्छी बाहर की हवा में, जैसे आप पार्क के अंदर जाते हैं, आप घूम नहीं पा रहे हो पर आप बैठे हो, आप डीप ब्रीथिंग कर रहे हो, आप लंबी लंबी गहरी गहरी सांसें ले रहे हो, थोड़ी देर में आप रिलैक्स्ड फील करोगे, है ना, आपको आलस कम लगेगा। तो आलस को हमें ही त्यागना है। अब ये सब क्या, मन की उपज, ये हमारे दिमाग इनको देता है ये सारी चीजें, कि दर्द है तो आलस करते रहो, पड़े रहो, हताशा, अरे कुछ हो ही नहीं रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं हो रहा है, हाँ होने में दर्द जरूर होगा, पर हो नहीं रहा है ऐसा नहीं होगा। तो ये दिमाग की उपज वाली बात इन्होंने कही है कि ये उसके ऊपर संपूर्ण शरीर को नियंत्रित करता है। और अतः यह आवश्यक नहीं है कि हमेशा ये संक्रमण, जैसे कि कुपोषण और गर्भावस्था में देरी, ये सब चीजों में साथ नहीं देती हैं। ये सारी चीज आवश्यक नहीं है कि ये हमेशा संक्रमण वगैरह में ये सारी चीजें हो ही, ये साथ ही दे आपके शरीर का। खासकर तब जब इनकी कीमत होती है, तो इनके लाभ को महत्वपूर्ण साबित करती है। अब जब हम इनकी कीमत करते रहेंगे कि हाँ आलस ही है, हाँ हताशा ही है, तो आप ही तो वैल्यू कर रहे हो उस चीज को। तो जब हम वैल्यू करेंगे उस चीज को, तो वो चीज बढ़ती रहेगी। दिमाग को ये बताना, इंसानों में एक महत्वपूर्ण कारक है विश्वास। ये अब मैंने आपको बताया कि विश्वास करें कि हम मालिश कर लेंगे, या हम सिकाई कर लेंगे, या हम कुछ ऐसी एक्टिविटी कर लेंगे जिससे हमारी बॉडी को आराम मिलेगा। अब जैसे कि एक बात सोचिए कि आपको गैस बन गई, इतनी गैस्ट्राइटिस हो गई कि आपके सर में भी दर्द है, आपकी बॉडी में भी दर्द है, गैस ऊपर की तरफ बढ़ती जा रही है और आपकी पूरी बॉडी पेन करने लग गई। अब अगर इस कंडीशन में आप लेटे रहोगे और हताश रहोगे कि नहीं अब तो कुछ होता ही नहीं है, तो आप और उस चीज को बढ़ा दोगे। पर अगर उस चीज में आप विश्वास रखोगे कि नहीं, मैं उठता हूं, थोड़ा सा कुछ गर्म पानी पीता हूं, या मैं ये अपने सीसीएफटी वगैरह जो हम बनाते हैं, अजवाइन, जीरा और ये सौंफ और धनिया डाल के एक टी बनाई, आपने वो पी, या आपने लहसुन लिया, या आपने गर्म पानी पिया, आपने नींबू निचोड़ के पानी पिया, काला नमक और अजवाइन डाल के आपने खाई, और फिर आप वॉक करते हैं, तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी गैस रिलीज हो जाएगी, धीरे धीरे आपकी बॉडी वर्क करने लग जाएगी, जो पेन है ओवरऑल वो डाउन हो जाएगा। तो वो है हमारा विश्वास कि हम ये काम करेंगे तो ये चीजें खत्म हो जाएंगी। तो यही है कि ये अधिकतर इन चीजों को जब हम कीमत नहीं देते हैं, तो उसका कोई फायदा नहीं रह जाता हमारी बॉडी के लिए। पर हम जब हम ही कीमत दे रहे हैं और हताशा से पड़े रह रहे हैं, तो फिर तो वो चीजें बढ़ती जाएंगी। अब आपको जुकाम है और आप पड़े हो कि जुकाम है, जुकाम है, जुकाम है, अरे आप उठो, आप गर्म पानी पियो, आप नींबू की चाय बना के पियो, आप भाप लियो, आप भाप लीजिए। तो ये सब चीजें क्या करेंगी, आपकी बॉडी को ठीक करेंगे। आप धीरे धीरे अनुलोम विलोम करना स्टार्ट, हाँ ठीक है नाक बंद है, नहीं हो रहा है, पर धीरे धीरे जब आप करोगे आपको अच्छा लगेगा, है ना। तो ये जब हम उसके लिए कोई क्रिया करेंगे, हम उसके ऊपर कोई काम करेंगे, तभी तो वो चीजें कम होंगी। तो इसलिए इसमें कहा है कि ये जो विश्वास है
ये महत्वपूर्ण कारक है जो लागत और इसके निर्धारित करने वाले मस्तिष्क के संबंधित स्वास्थ्य प्रबंधन प्रणाली को प्रभावित करता है। कि हमारा विश्वास ही बताता है हमारे मस्तिष्क को, हमारी स्वास्थ्य प्रबंधन प्रणाली को, कि नहीं हम ठीक हो सकते हैं और हम ठीक हो जाएंगे और हमें इस तरह से पड़े रहना हमारा जरूरी नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि कोई बीमारी है तो भी आप धीरे धीरे उठिए, थोड़ा बहुत वॉक कीजिए, चलिए, अच्छा म्यूजिक सुनिए, अच्छी अच्छी लोगों से बातें करिए। हताशा भरी बातें करने से, अरे भाई तुम तो बीमार हो, अरे बहुत बीमार हो, अगर 4 लोग आपके पास ऐसे आ गए ना, तो आप अगर कम बीमार हो ना तो आप ज्यादा बीमार हो जाओगे। और वहीं आपके पास 2 बंदे ऐसे आ गए कि अरे नहीं यार क्या होता है, ठीक है ना, चलो थोड़ा घूम के आते हैं, चलो थोड़ा वॉक ही करके आते हैं, चलो थोड़ी गर्म चाय पी लो, आप अदरक की चाय पी लो या ये काढ़ा पी लो, ठीक हो जाओगे। तो नेचुरली आप ठीक हो जाओगे। ये है मस्तिष्क जो हमारे शरीर के ऊपर स्थित होकर के और हमारी फुल बॉडी को पूरा कंट्रोल करता है, कठपुतली की जैसे नचाता है हमारी बॉडी को। तो इसको हमें बताना है कि भाई तेरी कितनी अहमियत है, तुझे किस तरीके से हम कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। तो ये वाली चीज इसके अंदर आती है। बुखार में जो बुखार से रिलेटेड बाकी सारी चीजें बताई, ये हमारे विश्वास आत्मविश्वास के ऊपर ही है। हमारा विश्वास और आत्मविश्वास दोनों चीजें मिल गई तो आप नेचुरली हमारी बॉडी की जो हीलिंग प्रॉपर्टी है, जो काम है, वो अपने आप होता है। समझ में आया अब आपको? जी मैम। ठीक है, और कुछ? अगर कोई भी अभी नहीं है क्वेरी तो ऐसा करते हैं, हम आज का सेशन यहीं क्लोज करते हैं और शांति पाठ के साथ में हम आज की क्लास का समापन करते हैं। और नेक्स्ट हमारी फ्राइडे को क्लास है, हम रोगों के बारे में पढ़ेंगे। तो आप सब लोग पहले से पढ़ के आए, ठीक है। चलिए शांति पाठ करते हैं। सभी अपने अपने हाथ जोड़ के आंखें बंद कर लीजिए। लंबी गहरी सांस लेते हुए आप सभी अपने हाथों को जोड़ करके लंबी गहरी सांस लीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति, सर्वरिष्ट शांतिर्भवतु। सभी को प्रणाम। नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं परसों, ठीक है।